नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। गांव शहर 100 खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा फैसला। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये कमेटी यूसीसी कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी। तो कमेटी बन गई है और सदस्य कौन कौन है ये भी आपको बता देते हैं। प्रमोद कोहली दिल्ली हाई कोर्ट के जो सदस्य रहे हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी में 5 लोगों को शामिल किया गया है, सदस्य बनाए गए हैं। इसमें प्रमोद कोहली हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त जज हैं। इसके अलावा शत्रुघ्न सिंह पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड, इन्हें सदस्य बनाया गया है। मनु गौड़ अध्यक्ष टैक्स पेयर एसोसिएशन, इनको भी बनाया गया है सदस्य। सुरेख डंगवाल कुलपति दून विश्वविद्यालय, ये सदस्य हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी खबर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट कमेटी का गठन हो गया है और ड्राफ्ट कमेटी गठित करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। इस कानून के लिए काम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है और यही ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी पूरा खाका कि किस तरीके से यूनियन जो ये कॉमन सिविल कोड है वो काम करेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा फैसला हुआ है उत्तराखंड में। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता दें। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है। कौन कौन सदस्य होंगे उसके नाम भी सामने आ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है। ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ये कमेटी यूसीसी कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी। कौन कौन लोग होंगे एक बार फिर से आपको बता दें। चेयरमैन रंजना देसाई, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज। इसके अलावा जो सदस्य होंगे उसमें प्रमोद कोहली का नाम है, दिल्ली हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त जज हैं। शत्रुघ्न सिंह है, पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड। मनु गौड़ है, अध्यक्ष टैक्स पेयर एसोसिएशन। इसके अलावा सुरेख डंगवाल कुलपति दून विश्वविद्यालय देहरादून है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए हैं। अजीत जी, ये बताइए कि जिस तरीके से ये ड्राफ्ट कमेटी गठित की गई है, क्या इसकी कोई मियाद भी तय की गई है कि कितने वक्त में इन्हें ड्राफ्ट बनाकर पेश करना है? अब देखिए, चूंकि ये एक तो बहुत बड़ा काम हो गया है, धामी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि और उत्तराखंड राज्य आज़ाद भारत का एक पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी को गठन करने के लिए, यूसीसी कानून लागू करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का चयन कर दिया गया है, गठन कर दिया गया है। उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब जब कमेटी की पहली बैठक होगी तो उसमें एक टाइम लिमिट तो पूरी होगी, एक टाइम लिमिट तय की जाएगी कि कितने दिन में ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि इस जो यूसीसी के ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी है, इसके अध्यक्ष जो रंजना देसाई है, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रही हैं और उनका लॉ की दुनिया में बहुत बड़ा नाम एक माना जाता है। प्रमोद कोहली एक बड़े जज माने जाते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट से रिटायर हुए हैं। मनु गौड़ जो टैक्स पेयर एसोसिएशन चलाते हैं और जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण का एक कानून भी इन्होंने एक ड्राफ्ट किया था जो एक प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से लोकसभा में रखा गया था। और शत्रुघ्न सिंह बहुत बड़े पदों पर काम कर चुके हैं, प्रधानमंत्री के अपर सचिव रह चुके हैं, यहाँ मुख्य सचिव रह चुके हैं, मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं। और इसके अलावा जो सुरेखा डंगवाल हैं, सुरेखा डंगवाल इस समय दून विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। तो तमाम ऐसे दिग्गज इस कमेटी में हैं जो यूसीसी की जो कानून कैसे बनेगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, और तो उसकी एक ड्राफ्टिंग कमेटी है, ये उसका एक ड्राफ्ट तैयार होगा, फिर वो कैबिनेट में जाएगा, फिर उसके बाद विधानसभा जाएगा। लेकिन इसके बाद के मैं रिपरकेशन आपको बता देता हूँ। इस कानून को बनने के बाद जितने भी पर्सनल लॉ हैं, चाहे वो हिंदू लॉ हो, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे सक्सेशन एक्ट हो, चाहे मॉबडन लॉ हो, चाहे पर्सनल लॉ हो, मतलब कुछ भी हो, तो वो सारे लॉज बिल्कुल निरस्त हो जाएंगे, सारे लॉ एकदम वो निष्प्रभावी हो जाएंगे। और ये एक नया कानून होगा, एक समान नागरिक संहिता जिसको हम कहते हैं, कि पूरे उत्तराखंड में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक कानून होगा। तो ये एक बहुत बड़ी एक सरकार ने एक स्टेप लिया है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन करके। इसमें जिन लोगों को रखा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो जज रही हैं रंजना देसाई, मनु गौड़ हैं, शत्रुघ्न सिंह हैं, प्रमोद कोहली हैं, सुरेखा डंगवाल, मतलब तमाम लोग अपने अपने क्षेत्र के बड़े दिग्गज माने जाते हैं। तो ये एक ड्राफ्टिंग कमेटी की जो एक अधिसूचना जारी हो गई है, जो एबीपी गंगा अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा रहा है, तो उसकी एक कमेटी की एक बैठक होगी और बैठक में आगे का प्रारूप तैयार होगा। और ये बैठक कब होगी ये कहा नहीं जा सकता। जी अवधेश। ठीक है अजीत जी, जो पहले से लॉ बने हुए हैं हिंदुओं को लेकर, मुस्लिमों को लेकर, उन लॉ का क्या होगा? क्या उसको लेकर भी कुछ बदलाव आगे देखने को मिलेगा?
जी गुंजन, आपने बहुत सही सवाल किया है, क्योंकि हम पिछली बार ये भ्रम फैला था। आपको याद होगा जब यहाँ पर 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो खटीमा में जिस दिन मतदान होना था उससे ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस बात की घोषणा की थी कि यहाँ पर यूसीसी लागू किया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मुख्यमंत्री ने की थी। लेकिन चूंकि एक नतीजे आने थे, तो जब दोबारा सरकार बनी तो मुख्यमंत्री खुद ही चुनाव हार गए। जब सरकार बनी उसके बाद पहली कैबिनेट हुई और पहली कैबिनेट में केवल एक निर्णय हुआ कि यूसीसी को लागू करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी। उसकी एक कमेटी बन गई है और जैसे मैंने अभी आपको बताया, जितने भी किसी भी धर्म के पर्सनल लॉज होंगे, यानी हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट और मॉब्डन लॉ, ये तमाम जितने भी धर्मों के अलग अलग लॉ बने हुए, यानी उन धर्म के लोगों के उत्तराधिकार पर, उनकी विरासत पर, उनकी शादी पर, उनके तलाक पर जितने भी कानून तय होते हैं, उनके पर्सनल लॉ में वो सब प्रोविजन था। लेकिन अब वो सब निष्प्रभावी हो जाएंगे जिस दिन यूसीसी उत्तराखंड में लागू होगा। और मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि उत्तराखंड देश का, आज़ाद भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ यूसीसी को लागू करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हो गया है। और उसमें कौन अध्यक्ष है, कौन चेयरपर्सन है, कौन मेंबर है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और जिस दिन ये लागू होगा तो वैसे भी पहला राज्य होगा। एक राज्य है गोवा, तो गोवा में चूंकि जब ब्रिटानिया हुकूमत थी उसी के समय से यहाँ पर यूसीसी लागू है, तो मैंने फिर कहा कि आज़ाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड होगा जहाँ इसकी शुरुआत हो चुकी है और जहाँ ये कानून लागू होगा। हो सकता है कानून बनने में देर हो जाए, चूँकि उत्तर प्रदेश में भी घोषणा हो चुकी है, वो अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाकर जल्दी कानून लागू कर दे। लेकिन यूसीसी लागू करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन करने वाला उत्तराखंड आज़ाद भारत का पहला राज्य है। जी बिल्कुल। और अजीत जी, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र भी किया कि चुनाव से ऐन वक्त पहले जब पुष्कर सिंह धामी ने ये ऐलान किया था कि समान नागरिक संहिता हम लागू करेंगे, तो बड़ा सियासी माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि वोटिंग के लिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच पुष्कर सिंह धामी की भी एक मजबूत छवि इससे आएगी, क्योंकि कई मिथक उन्होंने तोड़े। मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होते, रिपीट हो गए। जिस आवास में वो रह रहे हैं वहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाता तो दोबारा रह लिए। और अब ड्राफ्टिंग कमेटी जब बना दी उन्होंने समान नागरिक संहिता की, तो अपने वादों पर खरा उतरने और इतना बड़ा फैसला लेने का भी एक रिकॉर्ड पुष्कर सिंह धामी के नाम बन जाएगा। तो व्यक्तिगत तौर पर भी एक बड़े नेता की जो छवि बनती है वो एक चस्पा होगी पुष्कर सिंह धामी के माथे पर। अब देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा फैसला है और ये तमाम उन फैसलों से बड़ा है जो सियासी तौर पर लिए जाते हैं। इसका एक अपना महत्व है, इसका एक अपना इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। एक समय से लागू हो गया है, 2 महीने से इसी बात का जिक्र हो रहा था कि जो घोषणा मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले की थी वो पूरी होगी कि नहीं। कैबिनेट में आए हुए भी इस मामले को 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन आज एक नोटिफिकेशन हो गया है, कमेटी बन गई है। और शुरुआती दौर में मैं आपको बता दूं, जिस दिन मतदान होना था उससे एक दिन पहले जब उन्होंने इस बात की घोषणा खटीमा में की कि वो यूसीसी यहाँ पर लागू करेंगे, तो तब लोगों ने इस बात को बड़े मजाक के अंदाज में लिया था कि ये केवल चुनावी स्टंट है। और तब ये भी एक कन्फ्यूजन था कि संविधान क्या किसी भी राज्य को यूसीसी लागू करने का अधिकार देता है। तो फिर जब एक गोवा की स्टडी की गई, गोवा में किस तरह का कानून एक अलग राज्य में, वहाँ पर मॉब्डन लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट और सक्सेशन एक्ट, इस तरह के लॉ गोवा में नहीं है। वहाँ यूसीसी है, सभी लोगों के लिए एक ही जैसा कानून है। और ये एक भ्रम की स्थिति थी, विधि वेताओं के बीच एक डिस्कशन का विषय था। और तमाम विद्वान, तमाम जो लॉ की दुनिया के जो बड़े लोग हैं, बड़े मास्टर हैं, वो इस बात को लेकर चिंतन कर रहे थे कि राज्यों को ये अधिकार हो सकता है कि नहीं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार है। और अगर केंद्र के बनाए हुए कोई कानून वहाँ पर पहले से ही उस विषय को लेकर लागू हैं, जब राज्य सरकार अपना कानून बनाएगी तो स्वतः ही वो निष्प्रभावी हो जाएंगे, वो निरस्त माने लिए जाएंगे। राज्य में वो कानून लागू होगा जो राज्य सरकार की, जो राज्य की विधानसभा में पास हुआ होगा। जी बिल्कुल। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है, और बड़ी खबर ये है कि पहला राज्य बन गया उत्तराखंड जो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने बना दी है। अजीत जी, ये भी जानना चाहेंगे कि अब जब ये ऐलान हो गया है तो क्या विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड इस चीज को लेकर क्या है वो पूरा देश जानता है। अब देखिए, मैं एक बात आपको और बता देता हूँ और अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को भी कि ये खबर सबसे पहले एबीपी गंगा पर है
अभी नोटिफिकेशन हुए 5 मिनट नहीं हुए और यहाँ पर लोगों को, अपने दर्शकों को हम लाइव इस बात की सूचना दे रहे हैं कि राज्य सरकार ने कैसा फैसला ले लिया है। अभी तो विपक्षी खेमों में, विपक्षी दलों में इस बात की कोई सूचना भी नहीं होगी। अगर कोई पहली बार इस सूचना से अवगत हो रहा है तो वो एबीपी गंगा के माध्यम से हो रहा है। एबीपी गंगा की स्क्रीन बता रही है कि एक ऐसा कानून लागू होने के लिए, जो समान नागरिक संहिता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, सबके लिए समान कानून, उसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हो गया है, एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये पहली इन्फॉर्मेशन है एबीपी गंगा के हवाले से उत्तराखंड के और देश के या उत्तर प्रदेश के आसपास के पड़ोसी राज्यों के लोगों के लिए भी कि एक समान नागरिक संहिता का एक कानून यहाँ पर, उसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी गई है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इस स्क्रीन से जा रही है, दर्शकों को जा रही है, और प्रतिक्रिया की बात तब आएगी जब लोग इसको देख रहे होंगे, विपक्षी दल इसका संज्ञान ले रहे होंगे, तब उसके बाद प्रतिक्रिया की बात आएगी। अभी ये मामला उस लेवल तक पहुंचा है। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे पूरा प्रोसीजर समझना चाहूंगी। ड्राफ्ट कमेटी का गठन अब कर दिया गया है, आगे अब ये कैसे बढ़ेगा और किस तरीके से कानूनी तौर पर अमली जामा इसे पहनाया जाएगा, वो थोड़ा सा समझाएं। देखिए, अभी गुंजन ये नोटिफिकेशन हुआ है, सभी जितने भी ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैन है रंजना देसाई चेयरपर्सन है, और उसके बाद जो सदस्य हैं पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, यहाँ की दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल, और इसके अलावा जो दिल्ली हाईकोर्ट से जो रिटायर हुए हैं जस्टिस प्रदीप कोहली, और पूर्व मुख्य सचिव वही मैंने बताया शत्रुघ्न सिंह, ये जो तमाम लोग हैं, और मनु गौड़ जो टैक्सपेयर एसोसिएशन भारत के अध्यक्ष हैं, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के वो अवेयरनेस का काम पूरे देश भर में करते रहते हैं। तो ये इनकी एक फॉर्मल बैठक होगी, चूंकि आज इन्हें अभी नोटिफिकेशन की चिट्ठी इन सदस्यों को भी मिली होगी कि नहीं, मैं इस बात से भी बहुत कन्विंस नहीं हूँ, चूँकि ये बहुत ही मतलब इन्फॉर्मेशन तो सटीक है, लेकिन समय से पहले वाली इन्फॉर्मेशन भी आपको कह सकते हैं जो एबीपी गंगा से जा रही है। अब इसके बाद प्रोसेस ये होगा कि जितने भी मतलब चेयरपर्सन एक मीटिंग कॉल करेंगी, वो देहरादून में, दिल्ली में, जहाँ भी होगी, देहरादून में ही होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। तो चेयरपर्सन जब वो मीटिंग बुलाएगी, तो मीटिंग बुलाने के बाद फिर वहाँ पर सारे मेंबर होंगे, उसमें एक मोटे तौर पर एक एजेंडा तय होगा, अगली बैठक कब होगी और अगली बैठक तक हम क्या टारगेट अचीव करेंगे और कितने दिन में हमें इसका ड्राफ्ट तैयार कर देना है। तो मोटे तौर पर जब एक एजेंडा और एक कार्य योजना सेट हो जाएगी, तब उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम कब तक चलने वाला है, इसकी समयावधि क्या है। जी जी बिल्कुल अजीत जी, ये तो बात हो गई नियम कानून और एक नई कदम की, लेकिन चूंकि 2024 की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, उपचुनाव जो है वो भी आ गया है, सियासी तौर पर ये जो कदम है ये कितना मायने रखेगा उत्तराखंड में बीजेपी के लिए और देश भर में बीजेपी के लिए? अवधेश, देखिए, आपको याद होगा कि चूंकि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एक घोषणा की थी और उस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए आज एक पहला और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है उत्तराखंड में। और आपको ये भी याद होगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये घोषणा की थी कि वो भी वहाँ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला गवर्नमेंट ने ले लिया है। हालांकि वहाँ अभी तक आगे का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। तो ये वाकई 2024 की जो चुनाव की जो एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, एक मजबूत बुनियाद रखने की जो एक भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। हो सकता है कि अभी उत्तराखंड में है, अभी फिर उत्तर प्रदेश में होगा, और जो भाजपा शासित राज्य हैं जैसे हरियाणा है, वहाँ पर चुनाव होना है 1 आध साल बाद, वहाँ भी हो सकता है, हिमाचल भी हो सकता है। मतलब तमाम ऐसी चीज़ें हैं। चूँकि अब इसको जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल कॉरिडोर में वाकई इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा, लेकिन अब इसको समान नागरिक संहिता का कानून कैसा होगा, वो ऐसा तो आम आदमी मानते ही हैं। आम जनमानस के पटल पर ये बात तो एक रहती ही है कि अगर देश में सभी नागरिक समान हैं, सभी के अधिकार समान हैं, सभी के मौलिक अधिकार समान हैं, तो सभी के लिए कानून भी एक ही होना चाहिए। तो सियासत तो एक ऐसी चीज़ है, आप उसको किसी भी मुद्दे को लेकर के कर सकते हैं, लेकिन अगर सबको मौलिक अधिकार, मौलिक दायित्व दिए गए हैं, उनके कर्तव्यों का बोध कराया गया है, उनको अधिकार दिए हैं, उनको सुरक्षा दी है, उनके लिए संविधान ने सारी चीज़ें दी हैं, तो संविधान ये भी तो कहता है कि कोई भी राज्य अपने स्टेट में किसी भी तरह का कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है। तो अगर सबके लिए इतनी सारी सुविधाएं संविधान एक बार दे रहा है, एक साथ दे रहा है, एक अधिकार दे रहा है, कर्तव्य बता रहा है, तो सभी के लिए एक ही जैसा कानून बन जाए तो उसमें मुझे नहीं लगता बहुत बौद्धिक वर्ग को किसी को कोई एक आपत्ति होगी या असहमति होगी। लेकिन बाकी राजनीति है वो अपनी जगह है और उसकी प्रतिक्रिया आने में थोड़ी देर लगेगी। जी अवधेश, बिल्कुल उसका इंतजार भी करना होगा अजीत जी। लेकिन अभी तक जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई है तो देश में एक ऐसा धड़ा है जो इसका विरोध करता रहा है। तो क्या उत्तराखंड से भी ऐसी आवाजें उठ सकती हैं जब ये पूरा कानून आगे बढ़ेगा और पूरी ये जो बैठक हो जाएगी? या हम राजनीतिक तौर पर ही इसे अगर समझने की कोशिश करें तो हो सकता है इसको लेकर कुछ बगावती सुर सुनाई दे?
हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसा अभी आपको बताया, सियासत तो सियासती होती है। जिस मुद्दे पर विपक्षी दल को लगता है कि इसमें लाभ मिलना है, किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष की हिमायत लेने से या विरोध करने से अगर कोई लाभ मिल सकता है, क्योंकि यूसीसी को जब भी जिस भी राज्य में बात चली है, जहाँ भी इसका जिक्र हुआ है, वहाँ इसको सांप्रदायिक चश्मे से देखा गया है राजनीतिक दलों के द्वारा। तो चूँकि जैसे अगर कोई मतलब अल्पसंख्यकों की बात करता है तो उसे लगता है कि यूसीसी नहीं होना चाहिए, फिर कोई हिंदुत्व की बात करता है उसको लगता है यूसीसी होना चाहिए। तो इस तरह के कानून हमारे यहाँ पर सियासत में नेताओं ने बांट दिए हैं धर्मों के हिसाब से। तो धर्म विशेष के लिए क्या ठीक होगा, क्या गलत होगा, और उसकी पृष्ठभूमि में छुपी है वोट बैंक की राजनीति। किसका विरोध और किसका पक्ष लेने से, किसके पक्ष में खड़े होने से, किसके विरोध में खड़े होने से वोट कहाँ से ज़्यादा मिलते हैं, तो इस पर तो डिपेंड करता ही है। इस देश में कम से कम ऐसे 50-100 ऐसे मौके हुए हैं जब सही कानूनों का भी, सही मुद्दों का भी विरोध किया गया है। होता रहता है, चुनाव में हम तमाम चीज़ें देखते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि अगर ये एक बहुत बेहतरीन और बहुत सार्थक पहल हो रही है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म के साथ भेदभाव के, तो अगर सभी लोगों के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए एक कानून हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ बहुत विरोध होगा। अगर होगा तो प्रतिक्रिया तक ही सीमित होगा, इससे आगे बढ़ने की इसकी मुझे नहीं लगता कोई सीमा होगी। बिल्कुल। और अजीत जी, जिस तरीके से जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई है, जो इसके चेयरमैन है, जो सदस्य है, इनके चयन में भी बड़ी सावधानी बरती गई है। देखा गया है कि किसकी मेरिट क्या है, क्योंकि कुछ भी हो, विरोध होंगे, तमाम दलीलें देनी पड़ेंगी, तमाम ड्राफ्ट को लेकर बातें समझानी पड़ेंगी, लोगों को बतानी पड़ेंगी, कई तर्कों को काटना होगा। ऐसे में पूरी कमेटी को काफ़ी ध्यान में रखकर बनाया गया है कि ये ऐसे लोग हो जिन पर पहले तो सवाल ना उठे, और उठे तो जवाब उसको सटीक दिया जा सके। बिल्कुल अवधेश, आपने सही कहा। चूँकि यहाँ से कुछ नाम जो भेजे गए थे, तो होम मिनिस्ट्री से या पीएमओ से, जहाँ से भी जिस लेवल पर भी एक बैरियर लगा था क्रॉस चेक करने के लिए, वहाँ से जो नाम इस नोटिफिकेशन में आए हैं, तो वो मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ही स्क्रीनिंग के बाद आए हैं। और इसमें सब नाम ऐसे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, अपने क्षेत्र में काम करते रहे हैं, अपने क्षेत्र में काम अभी भी कर रहे हैं। तो अगर ये बात है कि क्योंकि पहले किसी भी कमेटी को बनाने से पहले उसके सदस्यों को कसौटी पर खरा उतरना या उनको तोलना बहुत लाजिम हो जाता है किसी भी सिस्टम के लिए। और अगर वो बहुत ही खरेपन से, बहुत ही निष्पक्ष भाव से काम करने वाले लोग हैं, वो जानकारी हैं, उनके पास बहुत सारे तथ्यों की जानकारी है, उनके पास सामाजिक सरोकारों की, कानूनों की, देश हित की, जनहित की तमाम तरह की जानकारी हैं। इन विषयों पर अगर वो पकड़ रखते हैं, इन विषयों पर वो मंथन हमेशा करते रहते हैं, क्या वो निरंतर काम करते रहते हैं अपने क्षेत्र में, क्या उनको जो समान नागरिक संहिता बन रही है, चूँकि ये एक कानून है, क्या उनकी पृष्ठभूमि उस तरह की है कि जो कानूनों से होकर गुजरी है। कानून पढ़ना एक अलग बात होती है और कानूनों के बीच से गुजर कर अध्ययन करना एक अलग बात होती है। तो ये क्या लोग एक्सपर्ट हैं, तो ये पीएमओ से या होम मिनिस्ट्री से, जहाँ से भी, जिस लेवल से भी ये वैट लगाकर इस कमेटी को बनाया गया है, राज्य सरकार को वापस भेजेगी। चूँकि पिछले दिनों यहाँ से नाम भारत सरकार को भेजे गए थे। अब ये जब सब वैट लगाने के बाद यहाँ पर कमेटी के नाम आ गए हैं, कि नोटिफिकेशन हो गया, तो मुझे लगता है इसके पहले पूरी तरह से मंथन करने के बाद, पूरा होमवर्क करने के बाद ये सारी चीज़ें की गई होगी, तब एक ड्राफ्टिंग कमेटी की नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जी बिल्कुल। और अजीत जी, एक सवाल और भी है कि जिस तरीके से पूरा होमवर्क हुआ, तमाम चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, उत्तराखंड पहला राज्य हो गया ड्राफ्ट कमेटी बनाने वाला, क्या मान ले कि ये एक जिस बुनियाद का इंतजार था, वो बुनियाद पड़ गई और बहुत जल्दी कुछ और राज्य इस फहरिस्त में आएंगे, खासतौर से बीजेपी शासित राज्य, जो इस पूरी समान नागरिक संहिता के लागू करने की बात करें, क्योंकि बीजेपी का पुराना एजेंडा रहा है चुनावी कि हम समान नागरिक संहिता लाएंगे। तो क्या अब मिशन की शुरुआत हो गई है और उसका अगुवा उत्तराखंड बन गया है, बहुत जल्दी और जगहों दिख सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए अवधेश, चूँकि जैसा मैंने अभी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान, वो घोषणा, वो तमाम टीवी चैनल, समाचार पत्रों में सबको ने देखा है, सबने सुना है, सबने पढ़ा है। तो हो सकता है उत्तर प्रदेश के बाद कोई दूसरा राज्य भी ऐसा आए जो भाजपा शासित राज्य हो, या भाजपा के किसी सहयोगी दल की सरकार वहाँ चल रही हो, तो इस तरह की चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, वो नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये मुद्दा है कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में, अगर कांग्रेस कहीं अपने राज्यों में नहीं कर रही, तो भारतीय जनता पार्टी करके ये दिखाना चाहती है कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ उन्होंने नहीं किया है, लेकिन हम जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ हम इस कानून का गठन कर रहे हैं, इस कानून को बनाकर लागू कर रहे हैं।
और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी कानून चाहे केंद्र ही कानून बनाए, जब तक किसी राज्य की विधानसभा उसे अंगीकृत नहीं करती, अपनी विधानसभा में पटल पर लाकर उसको नहीं रखती, तब तक वो कानून उस राज्य में लागू नहीं होते। इसी तरह से जैसे ये कानून बनेगा, अपने विधानसभा में लाया जाएगा, बहुमत से पारित होगा, फिर लागू कर दिया जाएगा, तो जो भी केंद्र के ऐसे कानून होंगे जो इसके राह में आते होंगे, उनको अतिक्रमित करने का भी उसमें उल्लेख किया जाएगा। जी अजीत जी, जैसे कि हमने बातचीत भी की, उत्तर प्रदेश का जिक्र आपने किया, वहां पर भी डिप्टी सीएम ने इसकी बात की थी। उत्तराखंड का अब हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो क्या ये समझें कि भाजपा शासित राज्यों की ओर से या बीजेपी की ओर से 24 से पहले एक बड़ा स्टंट है? हाँ गुज्जन, देखिए अभी जिस चीज़ का हम जिक्र कर रहे थे, चूंकि उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश भी उसी राह पर है। उत्तर प्रदेश में भी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होना या कैबिनेट में इस एजेंडे को लाकर पास करना बाकी है। उत्तर प्रदेश में इस कानून को लागू करने की या बनाने की स्थिति बहुत ही प्रारंभिक दौर में भी हम इसको नहीं कह सकते, चूँकि अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वहाँ कहा है, इस बात का ऐलान किया है। लेकिन हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, घोषणा की, उसके बाद कैबिनेट पहली इस राज्य की नई सरकार की पहली कैबिनेट में इस एजेंडे को पास किया गया और इसमें कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। वो कमेटी 2 महीने बाद ही सही, लेकिन आज उस कमेटी का गठन हो गया। वो कमेटी अपनी अस्तित्व में आ गई है। अब उस कमेटी की बैठकों का सिलसिला शुरू होगा और हो सकता है कि यहाँ होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी अब इस मामले को तेजी मिले, गति मिले, या भाजपा शासित जो दूसरे राज्य हैं, दूसरे प्रदेश हैं, उसमें भी इस बात को लेकर के ऊपर से सेंट्रल लीडरशिप से भारतीय जनता पार्टी की एक सिग्नल दिया जाए, इशारा दिया जाए कि इस लाइन ऑफ एक्शन पर आगे बढ़ना है। जी गुजर। बिल्कुल। और अजीत जी, सवाल ये भी है कि लाइन ऑफ एक्शन पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड ने शुरुआत कर दी, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी अगर सराहना करेंगे, स्वागत करेंगे, तो एक बड़ा वर्ग नाराज भी होगा। क्या उस नफे और नुकसान का आकलन भी हो गया है, या फिर ये माना जा रहा है कि आगे बढ़ते हैं हम? चाहे उत्तराखंड की ही बात कर लें, इस फैसले से क्या नुकसान की स्थिति बनती है, और नुकसान होगा तो कितना होगा, कितने परसेंटेज वोटों का होगा, ये सब भी पार्टी ने देखा होगा। देखिए, मैं एक बहुत कड़वी बात अवधेश बताता हूँ आपको, अपनी स्क्रीन के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी बताता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जिसके दायरे में सभी धर्मों के लोग हैं, और यहाँ धर्म विशेष से कानून बने हुए पहले से ही बहुत सारे लागू हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो। अब जब ये चीज़ सामने आती है, जब भी यूसीसी को लागू करने की बात होती है, तो जो लोग हैं भाजपा से, जो दूसरे दल हैं, जो गैर भाजपाई दल हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हम इसका विरोध करते हैं तो मुस्लिम मुस्लिम वोटों का लाभ उनको चुनाव में मिल सकता है। ये हमने एज ए पत्रकार, एज ए नागरिक, एज ए मतदाता हमने बहुत बार देखा है, सबने देखा, आपने भी देखा। और जो यूसीसी को गठन करने की बात करते हैं, लागू करने की बात करते हैं, वो रिफॉर्म्स की तो बात करते हैं, वो अपने राज्य को आगे बढ़ाने की तो बात करते हैं, लेकिन उनकी भी जद में कहीं ना कहीं ये रहता है कि हिंदू मतों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो सकता है। ऐसा माहौल पॉलिटिशियन ने बनाया नहीं, लेकिन पॉलिटिशियन ही इस काम को भी करने जा रहे हैं, तो ये एक अलग बात है, कौन इसको अपने किस चश्मे से देखता है। ज़्यादातर पॉलिटिशियन आज तक इसको सांप्रदायिक चश्मे से देखते रहे हैं, और अब लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल में इतनी बड़ी घोषणा कर दी है। एक बहुत महत्वाकांक्षी जो एक घोषणा की थी, उसको पूरा करने की तरफ उन्होंने एक कदम बढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखने वाली बात होगी अजीत की राजनीतिक पार्टियों की ओर से, अजीत जी, क्या कहा जाता है, और क्या कोई एक ऐसा वर्ग होता है जिसकी तरफ से इसके विरोध भी सुनाई देगा? ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।